हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको आदित्य रंजान सर की मैथ्स ई बुक 2.0 के चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और उसी के साथ जो है मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी वहां पर बताए थे। अगर देखिए आपने पार्ट फर्स्ट को पहले नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट को देखिए, क्योंकि वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो ये पार्ट 2 जो है ये आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था और आज के इस पार्ट 2 में मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। तो आपको कहीं पर हो सकता है कि ये पता ना चले कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट आप पहले देखिएगा और ये आपको सीक्वेंस वाइज ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए पिछले वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल परी 2021 के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किए थे और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ठीक है। अब बाकी बचे 22 क्वेश्चंस, वो हम आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये संख्या अगर 88 से विभाजित तो a इंटू में b का मान क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, अगर आपको याद है तो वहाँ पर b का मान 4 आया था और a का मान 3 आया था। तो 3 इंटू में 4 करेंगे यानी कि 12 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। अब ये कैसे आया है ये आपको पार्ट फर्स्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट को देखिए। इसमें देखिए एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 88 से, यहाँ पर देखिए से होगा, से पूर्णतः विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए 88 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 11 और 8 से विभाज्य होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यानी कि लास्ट के 3 अंक हम लेंगे n 4 8 और यहाँ पर देखिए n है और ये n तीसरा अंक हम चेक करते हैं समय या फिर विषम, लेकिन यहाँ पर तो इसे ही गायब कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसे देखेंगे कि वो सम है या फिर विषम है। तो यहाँ पर देखिए n का सबसे छोटे से छोटा मान हम 0 रख सकते हैं और 0 एक सम अंक है। तो हम लास्ट के 2 डिजिट डायरेक्ट चेक कराएंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल इन पर डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो 8 5 40 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 8 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर देखिए n का मान 0 है। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो n का मान जो है ये आपके पास 0 नहीं हो सकता। इसके बाद 1 रखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि तीसरा अंक अगर विषम हो तो यानी कि लास्ट के 2 अंकों में हम प्लस का 4 करते हैं, यानी कि 48 में प्लस का 4 किया तो ये 52 यानी कि 52 आएगा। क्या 52 आपके पास 8 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये आपके पास 1 नहीं हो सकता। इसके बाद हम चेक करेंगे n बराबर 2 रखकर, ठीक है। तो n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो ये एक सम अंक है, तो इनको डायरेक्ट चेक करेंगे 8 से भाग करके। तो 8 से 48 ये भाग हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल हो जाएगी संख्या 8 से। तो n का मान मिनिमम से मिनिमम कितना आ चुका है? 2 आ चुका है और 2 एक प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। तो n का मान आपके पास आ चुका है। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और m का मान भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि संख्या आपके पास क्या बन चुकी है? 9 m 2 3 6 5। n की जगह आपके पास आ चुका है 2 और ये 4 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो 9 और 2 11 हो गया और 11 और 6 कितना हो गया? 17 और 2 19 हो गया, 19 और 8 ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करेंगे तो m प्लस का 3 और ये 8 और ये 4 12, यानी कि 12 प्लस का m हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस करेंगे यानी कि 27 माइनस करेंगे 12 प्लस का m, तो ये डिफरेंस या तो 0 के बराबर आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम बराबर 0 लेते हैं तो m का मान कितना होना पड़ेगा? 15 होना पड़ेगा, क्योंकि 15 रखेंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 27 होगी और 27 माइनस 27 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m का मान यहाँ पर जो है ये एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगी। भाई यहाँ पर m एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगी, जबकि 15 डबल डिजिट वैल्यू, तो ये बराबर 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? 11 रखेंगे। ये बराबर अगर हम 11 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर बराबर 11 रखते हैं तो m का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये 4 रखेंगे तो यानी कि आपके पास ब्रैकेट का मान 16 होगा और 16 होगा तो ये 16 इसमें से 27 में से माइनस करेंगे, बराबर 11 बच जाएगा। यानी कि m का मान कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। m का मान 4, n का मान 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 इंटू में 4 होगा और 16 4 64। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से कम घटाने पर प्राप्त संख्या जो है इन सभी से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर आप उसका मल्टीपल लेंगे, ठीक है।
वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी आपके पास 5 अंकों की, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए 7 बचाना भी है, यानी कि 7 उसमें से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उसमें 7 ऐड कराएंगे और ऐड कराएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल से इसको कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर ये करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 घटाने पर, यानी कि ऑप्शन में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो ये संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी 10,080 बनेगी। और यहाँ पर 7 माइनस कर दें तो ये क्या बनेगा, 10,070 बनेगा। और यहाँ पर देखिए 7 अगर माइनस कर दें तो ये क्या बनेगी, 10,060 बनेगी। और यहाँ पर अगर हम 7 माइनस कर दें ऑप्शन नंबर डी में से तो ये संख्या बनेगी 10,090, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखिए इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए भाई। ये 7 घटाने पर ये जो आपके पास संख्याएं आई हैं ये इन सभी से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 24 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 24 के अगर फैक्टर करें तो ये 3 × 8 करेंगे, ये आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, यानी कि 3 से भी तो ये संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए 8 1 9, यानी कि 3 से विभाज्य है, आंसर हो सकता है। इसमें देखिए 7 1 8, ये 3 से विभाज्य नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर करेंगे तो ये 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 3 से विभाज्य नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपके पास जो है 9 और 1 10, यानी कि ये भी 3 से विभाज्य नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बचा, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल जो है 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए शेषफल अगर आप इन संख्याओं में से माइनस कर दें, यानी कि 126 में से 2 माइनस, 224 में से 7 माइनस और 608 में से 19 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगी, 126 में से 2 घटाएंगे तो 124 संख्या आएगी। और 224 में से अगर 7 घटाएं तो ये 217 बचेगी। और यहाँ पर जो है ये 608 में से अगर 19 घटाएंगे तो 8 तो ये चला गया और 11 और घटाएंगे तो 589 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास संख्याएं आ चुकी हैं। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस यहाँ पर कितने का है भाई, 6 और ये 70, यानी कि 76 ये हो गया और 17, यानी कि 93 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है भाई। इसके फैक्टर करने, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 × 31 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि बड़े से बड़ा जो है वो आपके पास गुणनखंड होता है। तो बड़े से बड़ा गुणनखंड आपके पास ये 31 आ जाएगा, जो कि दी गई तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। चाहें तो आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं, आपके पास यही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। 5 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ पर ये 0 है, ये तो 5 से विभाज्य है तो आंसर ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है और 22 को हम लिख सकते हैं 2 × 11, ये संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए भाई। इकाई का अंक 1 सम अंक होना चाहिए तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक विषम अंक है। अब ऑप्शन बचे 2। यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। ये आपके पास 9 2 11 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस 0 आ रहा है। ये आपके पास 11 से विभाज्य है भाई। यहाँ पर विषम स्थान पर अंकों का योग करते हैं और सम स्थान पर अंकों का योग करते हैं, उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो अब हम कहेंगे कि वो संख्या जो है 11 से विभाज्य है। यही काम हम कर रहे हैं भाई। 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। ये 8 और 3 11 हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि अभी आपके पास जो है 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखते तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 3 4 2 3 4, यहाँ तक ये सेम है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 आ गया और यहाँ पर ये 0 आ गया, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब चाहें तो आप इसको देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास ये 8 है, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है।
8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है। लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं और 3 अंक में भी ये तीसरा अंक चेक करते हैं सम है या फिर विषम है। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह तीसरा अंक जो है विषम है, यानी कि हम क्या करते हैं लास्ट के 2 अंकों में प्लस का 4 करके 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें देखिए 21 है, 21 में प्लस का 4 करेंगे यानी कि आपके पास 25 बनेगा और 25 को अगर 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि बचना कितना चाहिए था 6 से। यहाँ पर देखिए क्रम से यूज़ हुआ है, वर्ड क्रम से यूज़ हुआ है, यानी कि 8 से भाग करने पर 6 शेषफल आना चाहिए, लेकिन 6 शेषफल नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद इसको चेक करते हैं, तो 20 में देखिए प्लस 4 कराएंगे तो ये 24 बनेगा और 24 8 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर जो है ये 0 बचेगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। सी को चेक करते हैं, तो 12 है, 12 में प्लस का 4 कराएंगे तो ये कितना आएगा 16 आएगा और 16 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा, यानी कि आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 जो है इसमें प्लस 4 कराएंगे, 10 में प्लस 4 कराएंगे तो ये 14 आएगा और 14 को 8 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 6 रिमाइंडर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी कि आप इसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 9 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो 72 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 9 और 8 से डिविजिबल होगी। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो देखिए y का मान मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ 4 होगा। 4 कैसे होगा ये तभी पता चलेगा जब आपने पार्ट फर्स्ट को देख रखा है, ठीक है। लास्ट के 3 अंक ले लीजिए, यानी कि 3 8 वाई। अब यहाँ पर देखिए ये तीसरा अंक विषम अंक है, यानी कि हम लास्ट के 2 अंकों में प्लस 4 करके चेक कराते हैं, यानी कि 8 वाई लिया और इसमें क्या करेंगे प्लस का 4 करेंगे। तो भैया आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर वाई की जगह 4 लेंगे तो ये 88 बनेगा और 88 आपके पास यहाँ पर 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि वाई का मान आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है x का मान कैलकुलेट कर लेंगे। संख्या क्या बन चुकी है 4 6 8, x 5 1 और 3 8 और y की जगह 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो ये देखिए 6 3 9 कट जाएगा और ये 8 1 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा और ये 8 और 4 12, यानी कि 12 और ये 12 में 9 का भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा और प्लस में x हो जाएगा और ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो यहाँ पर x की जगह आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, यानी कि x की जगह यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगी। x का मान 6 आ चुका है और y का मान 4 आ चुका है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लीजिए। अंडर रूट के अंदर रखेंगे 4 इंटू में x का मान 6 और y का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो प्लस 3 इंटू में ये 4 रखेंगे तो ये 4, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 4 त्रिका 12, अंडर रूट 36 बनेगा ना, और 36 अंडर रूट के अंदर 36 है, यानी कि 6 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है, तो यहाँ पर जो है इसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि n का स्क्वायर जो है इसे आप n इंटू में n लिख सकते हैं और प्लस में n है, ठीक है, और प्लस में 2 है। अगर देखिए आप इसको पूरे को 6 से डिवाइड करते हैं तो उसको अलग अलग भी तो करके लिख सकते हैं, यानी कि 6 से इन सभी को भाग कर सकते हैं। अब 6 से इसको भाग करेंगे तो ये आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि n को 6 से भाग करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है और यहाँ पर भी 2 बचता है और यहाँ पर भी n को भाग करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए 2 में 6 का भाग लगाएंगे तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ये ऊपर देखिए मल्टीप्लाई में थे तो 2 इंटू में 2 करेंगे, 4 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, यानी कि बराबर ये आपके पास 8 हो जाएगा। 8 फिर से यहाँ पर 6 से विभाजित हो रहा है, 8 में फिर से 6 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यानी कि आपके पास यहाँ पर शेषफल जो है ये कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में आपके पास 2 दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 बचता है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, यानी कि एक साइड लिखिए R1 और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। अब R1 आपको बता रखा है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर 5 की पावर 16 को अगर भाग करते हैं 6 से, तो यहाँ पर देखिए 5 को 6 से भाग करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आपके पास माइनस का 1 आता है और पावर में 16 है तो ये पावर में 16 लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए पावर आपके पास -1 की पावर सम संख्या है तो यहाँ पर जो है आपके पास 1 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। R1 1 आ चुका है। R2 यहाँ पर आपको बता रखा है 5 की पावर 25 को अगर 6 से भाग करते हैं तो यानी कि देखिए 5 को 6 से भाग करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा
और यहाँ पर पावर 25 है यानी कि विषम संख्या है पावर में, ठीक है। तो ये आपके पास -1 यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर हम नहीं लिखते। हम यहाँ पर देखिए भाजक 6 लिया था, 6 में से यहाँ पर ये 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर R2 जो है ये आपके पास 5 बचेगा। R2 5 है, R1 1 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था R1 + R2/R2, तो यानी कि R1 की वैल्यू आप 1 रखेंगे प्लस R2 की वैल्यू 5 रखेंगे और बट्टे में R2 की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 6/5 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए यदि ये आपके पास 88 से विभाजित, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मतलब करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर कोमा लगा दीजिएगा और ये बीच में जो है यहाँ पर 88 घुसा देना, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर आगे जो 88 दे रखा है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे भाई। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको जो है ये नज़र आएगा कि ये a की पावर b कैलकुलेट करना है भाई, यहाँ पर a की पावर b कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ इज़ डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b, यानी कि a की पावर b बताना आपको। तो मैंने ये क्वेश्चन पिछले ही पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है करवाया है। यहाँ पर b का मान हमारे पास क्या आया था, b का मान हमारे पास आया था 4, b का मान 4, a का मान कितना आया था 3, तो यानी कि 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो ये बराबर 81 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या था, a की पावर b करना था, यानी कि 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जिससे जो है ये संख्या 6 से विभाज्य हो। अब देखिए 6 से विभाज्य हो यानी कि वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। अगर 2 से विभाज्य तो इकाई का अंक एक सम अंक होगा, यानी कि k का मान 1 और 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये सम अंक होना चाहिए, यानी कि 4 और 2 हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। संख्या आपके पास ये है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप इसको काट दें यानी कि 3 ये कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा और 5 2 7 में से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा और ये k + k यानी कि 2k हो जाएगा, 2k प्लस का 1 हो जाएगा और ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी से अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे, k का मान अगर 2 रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 दूनी का 4 1 5, यहाँ पर जो है 8, ये आपके पास 3 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन 4 रखेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा भाई, 4 यहाँ पर रखेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ये आपके पास a में 4 दे रखा है, 4 दूनी का 8 और 1 9, ये 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये a का मान कितना हो सकता है, ये k का मान कितना हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी से जो है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 भी बचाना चाहे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी में से 2 माइनस कर दीजिए और इनमें से किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप इसको एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं भाई। 3 और 4 का एलसीएम आपको 12 दिखाई पड़ रहा है और 12 और 5 का 60 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लिया इन तीनों का तो 60 आ गया। अब 8 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौके 60, 4 दूनी का 8, यानी कि 2 की कमी है तो यहाँ पर 120 आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम वाले चैप्टर में मैं एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में मैं सिखाऊंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सभी डिविजर जो दे रखे हैं इन सभी का एलसीएम कैलकुलेट किया, कितना आया 120 आया। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे 120 का, तो ये देखिए 12 8 96, यानी कि आपके पास 960 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 39। अब यहाँ पर देखिए 39 शेषफल बचा। अब इसमें मतलब ये आपके पास क्या आ चुका है, ये 39 घटा देंगे। इसमें बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, इसमें से 39 अगर घटा दें तो ये 960 बचेगी, यानी कि 960 आपके पास ऐसी संख्या है जो कि दी गई इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ पर देखिए शेषफल 2 भी बचाना था, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे और संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी 962। यानी कि अगर 962 को इन सभी संख्याओं से डिवाइड करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए संख्या में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। 6 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर चेक करें तो यानी कि इकाई का अंक जो है वो आपके पास सम अंक होना चाहिए, तो उसी तरह से यहाँ पर ये 3 और 9 नहीं हो सकता।
6 और 4 हो सकता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल से हम चेक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा। अब ये जो k बचा है ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि k की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो k का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो इन सभी से जो है पूर्णतः विभाज्य है। तो इन सभी से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग आपके पास होनी चाहिए, यानी कि वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये 180 वर्ग संख्या नहीं है, 30 भी वर्ग संख्या नहीं है, ये 2 वर्ग संख्या हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए। भाई 3 से विभाज्य क्या ये है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आप उसका मल्टीपल देखेंगे। जो पहले आपके पास सबसे पहले पूर्ण वर्ग आपके पास संख्या बन जाएगी वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 900 ही आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। उस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए यदि संख्या एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है तो k इंटू में p का मान कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए 99 से विभाज्य यानी कि संख्या 11 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 8 से 14 और 4 18 कट जाएगा, और 8 2 10 और 4 14 में से 9 चला जाएगा, 5 बचेगा, और ये k प्लस का p यानी कि 5 प्लस k प्लस p जो है ये 9 से डिवाइड हो जाए। इसके लिए k प्लस p का मान कितना होना चाहिए? भाई यहाँ पर k प्लस p की जगह अगर आप 4 रखेंगे, इसकी जगह 4 रखेंगे तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि k प्लस p बराबर कितना आ चुका है 4। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। संख्या आपके पास यही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। ये आपके पास संख्या 4 8 k 2 0 4 और फिर 8 और p और 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्या आपके पास जो है 11 से विभाज्य होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम विषम स्थान पर अंकों का योग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 प्लस k और ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस k, और फिर यहाँ पर 12 प्लस k और ये 18 प्लस k, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 8 2 10 हो गया, और 10 और 4 14 हो गया, और प्लस p हो गया, यानी कि 14 प्लस का p। इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। तो यहाँ पर 18 प्लस k में से अगर माइनस करेंगे 14 प्लस का p, ठीक है, तो ये बराबर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो यहाँ पर अगर ये बराबर 0 रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर अगर हम बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? भाई यहाँ पर बराबर 0 रखेंगे तो ये आपके पास बनेगा, देखिए आपके पास k माइनस का p और ये प्लस का 4 आएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि k माइनस पी को हम लिख सकते हैं p माइनस के, और ये बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। आप सोल्व करके लिख लेना। ठीक है, ये इससे बन चुके हैं। इसके बाद हम अगर बराबर 11 लें तो ये बराबर क्या बनेगा? देखिए k माइनस का p और ये 4 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि k माइनस का p बराबर बनेगा, ये आपके पास 7 बनेगा। इसको समीकरण नंबर 2 ये 3 दे दीजिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये 3 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 समीकरण यहाँ पर देखिए, एक समीकरण तो ये हो चुकी है और एक समीकरण ये, इन दोनों को लेते हैं 1 व 2 से। 1 व 2 से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए k प्लस का p बराबर कितना आया 4, और यहाँ पर p माइनस का k बराबर कितना आया 7। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो ये k से k कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k से ये k कट जाएगा, और ये आपके पास जो है 2p बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक सेकेंड, समीकरण 2 लेनी थी ना, तो ये क्या ले लिया, समीकरण 2 लेंगे तो ये p माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए k से k कट जाएगा और 2p बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जैसे ही p बराबर 4 हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पर p की जगह जैसे ही हम 4 रखेंगे तो यहाँ से k का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 इधर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, k इधर प्लस में आ जाएगा, k बराबर 0 और k बराबर 0 और p बराबर 4। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, भाई यहाँ पर 0 इंटू में 4 करेंगे तो ये बराबर 0 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए समीकरण 3 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, समीकरण 1 व 3 से भी चेक कर लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से चेक करेंगे तो ये देखिए k प्लस का p बराबर 4 था, और समीकरण 3 में था k माइनस का p बराबर 7। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो देखिए p से p कट जाएगा, और यहाँ पर 2k बराबर कितना आएगा, ये 11 आएगा, और k बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
के बराबर हम लिख सकते हैं 11/2। ठीक है, तो क्या यहाँ पर के बराबर 11/2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस संख्या में देखिए के बराबर 11/2 रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में होगी, और यहाँ पर के जो है एक पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये आंसर, या आपके पास ये कंडीशन जो है विफल हो जाएगी, यानी कि आपके पास करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग जो है इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इन सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई ये जो डिवीजर आपको दे रखे हैं इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 और 6 का एलसीएम आपको 60 दिखाई पड़ रहा है, तो 60 तो ये हो गया। और देखिए 4 और 8 का 15 चौके 60, और यहाँ पर 4 दूनी का 8, यानी कि 2 की कमी है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, और ये 120 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, अब 120 का इस संख्या में भाग लगाएंगे, यानी कि 3627 जो है इसमें 120 का भाग लगाएंगे। तो ये देखिए 12 3 36, यानी कि 3 बार भाग जाएगा, और ये 360 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 2, उतारेंगे 7। अब ये 27 शेषफल आपके पास बचा है। अब इस 27 में देखिए कितना ऐड करें भाई? इस 27 में ये कितना ऐड करें कि ये दोबारा से यहाँ पर 120 से विभाजित हो जाए? भाई इस 27 में आपको दिखाई पड़ रहा है 93, अगर ऐड करेंगे तो ये बराबर 120 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है दोबारा से ये डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि इसमें छोटी से छोटी संख्या 93 जोड़ी जाए तो ये संख्या जो है कंप्लीट डिविजिबल होगी इन सभी से। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6, 8 और 15 प्रत्येक से विभाज्य हैं? तो यहाँ पर देखिए छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है और वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो 276 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर ये 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके पास 8 से विभाज्य नहीं है, और यहाँ पर ये 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो इसमें प्लस का 4 करेंगे, ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बचा, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आप इनका एलसीएम लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम लेंगे और फिर उसका मल्टीपल देखेंगे, यानी कि सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग आपके पास संख्या बन जाएगी वही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। यह आपके पास 6 और 9 का छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है और इन सभी से विभाज्य और जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इन सभी का एलसीएम लेंगे। ये आपके पास 6 और 9 का एलसीएम, ये आपके पास 18 दिखाई पड़ रहा है, और 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 से भाग रहे हैं तो 6 का 18, 5 का 15, यानी कि 5 की कमी है। तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम इनका लेना है तो ये 90 आ जाएगा। और इस 90 में देखिए अगर आप इसमें मिनिमम से मिनिमम कितना जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 9 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 99 बनेगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 19 ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगी, 21 ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगी क्योंकि 111 होगा, और 10 ऐड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 बनेगा, और 100 बनेगा यानी कि 10 का स्क्वायर आपके पास ये बनेगा, जो कि 101 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती हैं। अब देखिए 6 से विभाज्य बना सकती हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है k का मान कैलकुलेट करना है, यानी कि वो संख्या यहाँ पर 2 और 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए 2 से विभाज्य होगी तो यहाँ पर इकाई का अंक सम अंक दे रखा है, तो यानी कि 2 से तो ये डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये 3 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, बचा क्या? 2 प्लस का k बचा, 2 प्लस का k बचा। ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसके लिए k के मान कितने पॉसिबल हो सकते हैं भाई? 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 बनेगा और 3 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो सकता है, ये मिनिमम मान आ चुका है। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 रखेंगे तब भी आपके पास ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 रखेंगे तब भी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपके पास ये कितने मान आ चुके हैं? ये आपके पास 3 मान आ चुके हैं, और इसमें ये जो मान है ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो मान है आपके पास
ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या बताना था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना था, यानी कि इनका अगर सम करेंगे 1 + का 7 करेंगे तो ये आपके पास 8 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि 9 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए जो है इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं भाई 72 से विभाज्य यानी कि ये संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगी, तो यहाँ पर जो है y की जगह 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये 7 8 y होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये विषम अंक है तो यहाँ पर y की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर ये 84 में +4 करेंगे 88 बनेगा और 88 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया है आपको y का मान हमारे पास 4 आ चुका है। ठीक है, अब संख्या क्या बन चुकी है हमारे पास 485 x 3 6 7 8 और y की जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास संख्या ये बन चुकी है। अब 9 का डिविजिबिलिटी भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। भाई ये यहाँ पर 6 3 9 कट गया और यहाँ पर जो है 8 4 12 और ये 7 19 हो जाएगा, 18 चला गया, 1 बचेगा, 8 1 9 कट जाएगा और ये 5 4 9 कट जाएगा, बचा क्या x बचा। अब ये x जो है यहाँ पर ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, x 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब x की जगह अगर हम 0 रख दें तो ये भी पॉसिबल है और 9 रख दें तो भी पॉसिबल है, लेकिन x के सबसे छोटे मान के लिए पूछा गया था, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, x का मिनिमम मान 0 हो जाएगा और मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। लेकिन आपको मिनिमम लेना था, ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो x का मान आपके पास 0 आ चुका है। तो इसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया 2y - का 3x, तो यहाँ पर बराबर वैल्यू पुट करेंगे, y का मान 4 और माइनस के अंदर 3 इंटू में x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपके पास 8 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या है कि जब उन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। अब देखिए कोई शेषफल नहीं बचता यानी कि इन सभी का एलसीएम से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, तो 6 और 12 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, लेकिन 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, भैया 48 आपको दिखाई पड़ रहा है, इन सभी का एलसीएम 48 हो जाएगा, यानी कि 48 के गुणज आपको लेने हैं। 48 का अगर आप यहाँ पर देखिए 7 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये 400 से कम रह जाएगी, और 8 से गुणा करते हैं तो 8 चौके 32, ये फिर भी कम रह जाएगी, तो फिर यहाँ पर इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा और 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 8 72, ये 400 से ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 400 से ज़्यादा चली जाएगी, तो यहाँ पर 9 8 72 हो जाएगा, हासिल 7 आएगी, 9 चौके 36 और 7 ये 43 हो जाएगा, 432। ये जो संख्या आपके पास आई ये 400 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 400 से ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 48 का अगर 10 से गुणा कर लें तो ये आपके पास बराबर 480 आएगी, और ये संख्या भी क्या है 500 से कम है, यानी कि 500 से कम है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं जो कि इन सभी से पूर्णतः विभाजित है, और शेषफल जो है शून्य आपके पास बचेगा, यानी कि कोई भी शेषफल यहाँ पर नहीं बचेगा। इनका योग करके आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर इनका योग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगी 1, और ये 8 1 9, 912 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए यदि 10 अंकों की एक संख्या जो है ये 72 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये संख्या भी आपके पास जो है ये 9 और 8 से विभाज्य होगी। अगर ये 8 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 अंक चेक कर लेते हैं, यानी कि 9 y 6। अब यहाँ पर ये 9 विषम अंक है तो y का मान कितना होना चाहिए, भाई 9 8 चौके 32 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है 1 8 2 16। ठीक है, ये आपके पास y का मान 1 हो जाएगा, और y के न्यूनतम मान के लिए देखना था तो y का न्यूनतम मान आपके पास ये मिनिमम मान आ चुका है, आगे चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, y का न्यूनतम मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका है। तो अब आपके पास संख्या क्या बन चुकी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 4 7 2 6 x, और ये 9, ये आपके पास 7 9 और y की जगह 1 रखेंगे, और ये 6। अब ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये 9 कट गया, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 ये कट जाएगा, और इसके अलावा जो है ये 5 4 9 कट जाएगा, और ये 7 और 1 8 6 14, और 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 में से 18 चला गया, यानी कि 2 बचा, x प्लस का 2 बचा, ये आपके पास यहाँ पर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की जगह आप क्या रखेंगे कि ये 9 से विभाजित हो जाए, भाई x की जगह आप यहाँ पर 7 रखेंगे, ये 9 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर लेंगे।
एक सेकेंड, यहाँ पर ये रखेंगे, नहीं बनेगा y का मान। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहाँ पर गलत अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए ये पूरा दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये तीसरा अंक विषम अंक है भाई, 9y और ये 6, ठीक है। तीसरा अंक विषम अंक है, तो लास्ट के 2 अंकों में हम प्लस का 4 करके चेक करते हैं। तो यानी कि प्लस का 4 अगर हम करेंगे भैया आपके पास यहाँ पर 9 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4 करेंगे तो ये y का मान देखिए सबसे पहले हम 0 रख के चेक करेंगे। तो y इसमें आप 0 रखेंगे तो ये 6 बन गया, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आपके पास 8 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 16 बनेगा, और 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 8 से विभाज्य नहीं है। 2 रखेंगे तो ये 26 बनेगा, 26 में 4 ऐड करेंगे तो भी 8 से विभाज्य नहीं है। 3 रखेंगे तो ये 36 बनेगा, और 3 रखेंगे तो ये 36 बनेगा, और 36 में देखिए 36 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये 40 बनेगा, और 40 8 से विभाज्य, तो ये आपके पास 8 से विभाज्य हो जाएगी। और y का मिनिमम से मिनिमम मान आपके पास कितना आ चुका है, 3 आ चुका है मिनिमम मान, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये संख्या क्या बन चुकी है वो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके पास अब संख्या बन चुकी है 5 4 और ये 7 2 6 x और ये 7 9, और y की जगह आप यहाँ पर पुट करेंगे 3, ठीक है, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 6 3 9 कट गया, ये 9 कट जाएगा, और ये 7 2 9 कट जाएगा, और ये 5 4 9 कट जाएगा, और ये 7 और 6 13, 13 में से 9 गया, यानी कि आपके पास 4 बचेगा। और ये प्लस का x, ये 9 से विभाज्य हो जाए, इसके लिए यहाँ पर x की जगह कितना होना चाहिए भाई, x की जगह यहाँ पर 5 होना चाहिए, x की जगह यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो ये आपके पास कैलकुलेट क्या करना था, 5x माइनस का 3y कैलकुलेट करना था। x की जगह 5 रखेंगे तो 5 इंटू में 5, और माइनस के अंदर 3 इंटू में y का मान 3 रखेंगे, तो ये 25 माइनस 9 करेंगे तो ये आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है भाई, आपके पास ये 16 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपके पूरे 32 के 32 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और देखिए अगले वीडियो में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल प्री 2021 के 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और अगले वीडियो में हम एसएससी फेज़ 9 के 10 क्वेश्चंस ये लेंगे, और एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के 6 क्वेश्चंस ये लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।